हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका GIS की मैथ हिंदी मीडियम ऑनलाइन क्लास में। तो पिछली जो वीडियो है हमने उसमें अपनी 1.2 जो प्रश्नावली है वो कर ली है कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 1.3 से रिलेटेड। ठीक है, तो अपनी जो 1.3 है उसमें हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएँ। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्याएँ। तो जो है परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएँ वो 9th क्लास में का सिलेबस है, उसमें आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो हम आज से फिर से रिवाइज कराते हैं। देखो, जो अपना पार्ट है, जो अपना ये प्रश्नावली है वो है क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस अब जो 10th क्लास है उसमें हम अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे वो होगा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्याओं के। देखो परिमेय संख्याओं की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। जितनी भी और वो संख्या है ना, जितनी भी अपनी क्या है वास्तविक संख्याओं में, जितनी भी अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर आते हैं ना, जैसे पूर्ण नंबर है ना, या फिर जितने भी होल इंटीजर है ना, जितने भी नंबर हैं वो सब कैसे आते हैं? पूर्णांक हुए है ना, और अपने जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं वो सब कहाँ आते हैं? परिमेय में आते हैं। ये 9th क्लास का टॉपिक है, हम पढ़ेंगे अपरिमेयों के बारे में। तो देखो, जो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P/Q या A/B, कुछ भी लिख सकते हो, या तो लिख लो P/Q या A/B के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और ये जो P और Q हैं ये क्या हैं? कोई पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। कैसे? जिनमें कोई भी क्या ना हो, एक के अलावा क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी एक संख्या उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। जहां P एवं Q, देखो अभी हम PQ से पढ़ रहे हैं, बाद में AB से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। P/Q को A/B भी लिख सकते हो ना, A/B। जहां P एवं Q अभाज्य संख्या हैं। आई बात समझ में? यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और जहां P व Q कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्या हैं, यानी कि उनमें किसी से भी क्या नहीं जाना चाहिए? भाग नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? भाग नहीं जाना चाहिए। तो देखो, अब इसमें जो अपने पास सवाल हैं वो ऐसे हैं कि √2, √3, √5 ये सभी संख्याएं कैसी हैं? हमें सिद्ध करना है कि वो संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्या हैं। कैसी हैं? अपरिमेय संख्या। तो देखो, हमें क्या करना है? अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ये संख्या परिमेय नहीं है, क्या नहीं है? परिमेय संख्याएं नहीं है, तो वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, देखो थोड़ा सा परिवर्तन है यहां। अपरिमेय संख्या हमें यह सिद्ध करना है इस पूरी प्रश्नावली में। देखो, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रश्नावली है 1.3, अब तक ये जो पहली प्रश्नावली है ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है 1.3। अगर सवाल आता है पहली प्रश्नावली में से तो वो 1.3 में से 100% आता है ना। और आता ही है एक, अगर ये सिलेबस में रही, अगर इस बार भी कम हुआ
तो 1.3 प्रश्नावली में से 100%, बिल्कुल 100% लिख लो कि एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या है ना, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यही इसमें परिभाषा लिखी है कि एक ऐस अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं जो कि अपन को पता ही है। ठीक है, और नहीं पता तो हम बता देंगे। देखो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ। √2, √3, √5, √7, या एक सीधी सी भाषा में बताऊं तो जितने भी अभाज्य संख्या हैं, कैसी संख्या हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अभाज्य संख्याएं होती है जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाता हो। कैसी संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जितनी भी अभाज्य संख्या हैं अगर वो रूट में हैं, किस में है, रूट में, तो वो सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं। कैसी हैं, अपरिमेय संख्या। तो ये तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। अब हमें इस प्रश्नावली में क्या करना है, सिद्ध करना होगा कि √2, √3, √5 या और भी कुछ सवाल हैं वो अपरिमेय संख्या हैं। कैसी हैं, अपरिमेय संख्या। तो हमें उन्हें सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हम उन्हें सिद्ध कर देंगे कि वो परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। देखो इनको हम डायरेक्ट सिद्ध नहीं कर सकते कि ये परिमेय संख्या है। तो हमें इन्हें क्या सिद्ध करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा कि ये जो संख्याएं हैं परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इन्हें एक तो P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते और इनमें किसी भी एक नंबर से भाग नहीं जा सकता। अगर चला जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी और अगर नहीं जाता तो परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो अब अपन इसमें देखो, अब अपने पास यही है कि परिमेय संख्याओं उनके गुणधर्मों से परिचित करा गया है। इसमें लिखा गया है कि किस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। आपने यह भी सीखा है कि संख्या रेखा पर किस प्रकार अपरिमित संख्या के स्थान को निर्धारित किया जाता है। ये संख्याएं अपरिमेय हैं। इस अनुच्छेद में हम सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 तथा व्यापक रूप जो है इनका वो है √P। अपरिमेय संख्याएं, P एक अभाज्य संख्या है। इसमें उत्पत्ति में हम जिन प्रयोग का प्रयोग करेंगे उनमें से एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी है। तो देखो इसमें एक प्रमेय है जो हमें काम आने वाली है, 1.3 प्रमेय। कौन सी है, प्रमेय 1.3। ये हर एक सवाल में काम आने वाली है इसके में। तो इसको एक ही लाइन है, याद रख लेना, बहुत आसान सा है। क्या है, बहुत आसान सा है कि देखो अगर किसी संख्या का भाग अगर उसके वर्ग में जा रहा है ना तो उसमें भी, उस संख्या में भी जा सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि देखो 9 का भाग किस में जा रहा है, 81 में जा रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है 3 का भाग भी किस में जाएगा, 81 में चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा। अगर किसी संख्या, देखो 3 का वर्ग है 9, अगर जिस संख्या में 9 का भाग जाएगा ना उसमें किसका भी भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा। अब मैं सीधी सी भाषा में कहूं कि अगर a² का भाग किस में जाता है, b में चला जाता है, तो a का भी भाग किस में जाएगा, b में चला जाएगा। यही अपनी प्रमेय कहती है 1.3। इसने कहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, चाहो तो मैं इसे आपको तरीके से लिख देता हूं, आप इसको याद कर लें। माना P कैसी है, माना P एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या है, या ऐसे लिख सकते हो, हाँ अभाज्य संख्या ही लिख लेते हैं।
माना p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, मान लिया एक अभाज्य संख्या है p। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p किसको, a को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय कहती है 1.3। चाहो तो आप उदाहरण ले लो कोई भी। देखो, जिन संख्याओं में 4 का भाग चला जाएगा ना, उन सब संख्याओं में 2 का भाग भी चला जाएगा। जिन सब संख्याओं में 9 का भाग जाएगा ना, उन सब संख्याओं में 3 का भाग भी जाएगा। जिन सभी संख्याओं में 25 का भाग जाएगा ना, उनमें 5 का भी चला जाएगा। देखो, 25 में भी 5 का भाग जाता है, 25 दूनी 50 में भी 5 का भाग जाता है, 25 × 75 में भी 5 का भाग जाता है, 25 चौके 100 में भी 5 का भाग जाता है। तो अगर किसी संख्या के स्क्वायर का भाग किसी संख्या में जा रहा है ना, तो उस संख्या के में भी उस दूसरी संख्या में उसमें भाग चला जाएगा। कि यदि p कैसी संख्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। अगर 3 का भाग 9 में जा रहा है तो 3 का भाग 3 में भी जाएगा। समझ रहे हो? अगर 9 का भाग 81 में जा रहा है तो 81 का जो अंडर रूट है 9, उसमें भी जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तो सीधी सी बात है, अगर p का भाग a स्क्वायर में जा रहा है तो p का भाग a में भी जाएगा। ये ध्यान रखनी है प्रमेय, है ना। हर एक सवाल में ये प्रमेय हमको काम में आने वाली है और ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। कि अपरिमेय संख्या क्या है, जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जहां p व q कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्या हैं। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, p एवं q पूर्णांक एवं अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं से मतलब समझते हो, जिनमें किसी भी एक संख्या से, मतलब किसी भी खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हम ऐसे सवाल जो हैं √2, √3, √5, √7 या कोई भी हो, उन्हें हल कैसे करेंगे। तो क्या करना है, हम सिद्ध कर देंगे कि जो √2, √3, √5 है ना, वो अपरिमेय नहीं है। क्या सिद्ध कर देंगे, अपरिमेय, मतलब परिमेय नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहला देगी, ठीक है। परिमेय संख्याओं में क्या होता है कि खुद अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या। तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि जो हम ये p बटे q के रूप में माना है ना, वो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, उनमें किसी और से भी भाग चला जाता है। अभी फ़िलहाल कंफ्यूज नहीं होना, आप तो क्या याद रखना है कि हम अपरिमेय संख्या करेंगे। अपरिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p एवं q क्या हैं, पूर्णांक हैं और अभाज्य संख्या हैं। इसमें एक प्रमेय काम में आएगी जिसमें कहा गया है कि p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। किसको करती है विभाजित, a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। किसको भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। तो मैं ये अब मिटा देता हूँ, उदाहरणों पे चलते हैं इसके बाद सीधा सीधा। तो देखो, उदाहरण नंबर है अपने पास, अब 8 तक हो चुके थे अपनी पिछली प्रश्नावली में, है ना। अब है 9वां। क्या है, 9वां सवाल है, नहीं 8वां और होगा एक। हाँ, ये मतलब उदाहरण नहीं दे रखा है, इसको प्रमेय के रूप में दिया गया है ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमेय दिया गया है वो 1.4 पर, हम इसे उदाहरण की तरह ही लेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये उदाहरण नहीं है, क्योंकि रूट 3 आएगा, उसके बाद रूट 5 है, फिर सवाल में एक रूट 7 भी है। तो पहला जो है इसमें फिर में बोला गया है 1.4 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ढंग से समझना, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हमें रूट 2 को अपरिमेय संख्या लेकर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो देखो हम इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर सकते। कैसे, सीधा हम इसे अगर ये सिद्ध कर दें कि ये परिमेय संख्या नहीं है, कैसी नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि देखो परिमेय जो संख्या है ना, उनमें क्या होता है कि कोई भी, जब भी हम उसे p बटे q के रूप में लिखेंगे ना, तो p और q में क्या नहीं जाता, किसी भी और नंबर से भाग नहीं जाता है, ठीक है। परिमेय संख्याओं में जो p और q हैं वो क्या होने चाहिए, अभाज्य संख्या होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अभाज्य संख्या। तो अगर मैं रूट 2 को बराबर मान लेता हूं किसी भी a बटे b या p बटे q के रूप में, और मैं अगर ये सिद्ध कर दूं कि a और b या p और q में किसी भी एक नंबर से भाग चला जाता है, क्या हो जाता है, किसी भी एक नंबर से भाग चला जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बहुत ही आसान काम है। तो आसान काम है, देखो इसमें रूट 2, रूट 3 और रूट 5 सब में जो है ना काम सेम टू सेम है। अब जैसे हम रूट 2 से कर रहे हैं, रूट 3 का करेंगे तो केवल रूट 2 की जगह रूट 3 आएगा और रूट 5 की जगह रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान से, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखो परिमेय और अपरिमेय में घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। देखो जितनी भी ऐसी संख्याएं ना जिनमें पॉइंट के बाद शब्दों की एक जैसी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है, वो सभी तो कहलाती हैं अपरिमित। या फिर हम सीधी भाषा में कहें तो जिनका कोई भी अंत नहीं है और हर बार कैसे भाग देने पर क्या आ रही है, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि कोई भी एक संख्या है, जैसे मान लो कि 0.10, फिर 120, फिर 130, फिर 140, ऐसी संख्याएं सब क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिनमें बहुत सी चीज़ें, देखो पाई जो है, पाई है ना, पाई भी कैसी संख्या है, एक अपरिमित संख्या, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं है ना। याद है 3.143221, ऐसे ये बहुत चलती ही जाती है। तो पाई भी एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होता है, जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में लिखा जा सकता है, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां ये q है ना, वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और p और जो q हैं, इनमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी एक कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कि ये p और q है ना, कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं। अगर p और q में किसी भी एक नंबर से भाग चला जाता है तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्याएं नहीं है, और वो संख्या परिमेय ना होके क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो जितनी भी अभाज्य संख्या हैं जिन पर अंडर रूट लगा हुआ है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17, जितनी भी हैं वो सब कैसी संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं, अपरिमेय। हमें बस यही सिद्ध करना है कि 3 ही सवाल हैं इसमें। ऐसे तो रूट 2, रूट 3 और रूट 5 एक जैसे से सवाल है बिल्कुल, बस नंबर चेंज होगा, रूट 2 की जगह रूट 3 आ जाएगा और रूट 3 की जगह रूट 5 आ जाएगा। आगे बात समझ में।
और वो जो 1.3 पर में है वो काम में आने वाली है तीनों में से। तो बिल्कुल आसान सा काम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिक्स स्टेप है कि सबसे पहले √2 को मान लेते हैं कि क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। मानना ही तो है, मान लेते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां P/Q से मतलब P/Q ही लेना कोई जरूरी नहीं, मतलब क्या है कि अंश और हर के रूप में, अंश और हर। तो यहां P और Q क्या है? कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो मैं क्या करता हूं, A और B मानता हूं, आसान होगा, है ना। तो जब √2 एक परिमेय संख्या है तो क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है कि √2 बराबर क्या है? A/B। क्या है? A/B। जहां A एवं B क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है तथा अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण। A और B पूर्णांक हैं, जहां मतलब जहां A और B पूर्णांक हैं तथा अभाज्य संख्याएं हैं। A और B पूर्णांक तो है ही, साथ में अभाज्य संख्याएं। ये सबसे जरूरी लाइन है। कैसी? क्या? अभाज्य संख्याएं। पूरा सवाल इसी शब्द पे टिका हुआ है, अभाज्य संख्याएं। अब हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि A और B अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, यानी कि इनमें किसी भी एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाता है। अब जब हम √2 सिद्ध कर रहे हैं तो 2 का भाग जाएगा। अगर हम √3 सिद्ध कर रहे होते तो 3 का भाग जाता, और √5 सिद्ध कर रहे होते तो 5 का भाग चला जाता। आई बात समझ में? सरल है बिल्कुल। तो ये चीज आपको याद रखनी है पहली, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि A और B पूर्णांक हैं तथा अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है अभाज्य संख्याएं? क्योंकि हमने क्या मान लिया है कि माना A बराबर परिमेय संख्या है, तो A बराबर क्या है? A/B। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। चाहो तो यहां भी लिख लो, तथा इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें ये जो लाइन है ना, ये बहुत जरूरी लाइन है। ऐसा नहीं है हम यहां छोड़ सकते हैं इनको, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब जितने भी हम ये सवाल करेंगे ना अपरिमेय संख्याओं वाले, उन सब में लिखना जरूरी है। तो अब हमने सबसे पहले क्या लिख दिया है कि √2 बराबर है A/B, जहां A एवं B पूर्णांक हैं तथा अभाज्य संख्या है। कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले मान लिया √2 बराबर A/B। अब क्या करना है? हमें वर्ग करना है दोनों तरफ। हर सवाल में ऐसे ही होगा, √2 हो चाहे √3 हो चाहे √5 हो। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर मैं यहाँ एक लाइन खींच लेता हूं, क्योंकि अलग अलग लिख देंगे, आधा इधर आधा इधर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, आई बात समझ में? वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। यहां तो हो जाएगा 2, ये हो जाएंगे A² B²। ठीक है, अब मैं पश्चान्तरण कर लेता हूं यहां, तो B भाग में इधर आके किस में हो जाएगा? गुना में। तो 2B² बराबर A²। क्या हो गया? 2B² बराबर A²। अब ढंग से समझो, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। कैसी हैं? बराबर हैं, बराबर लगा हुआ है ना।
यहां 2 से गुना हो रहा है, किससे गुना हो रहा है? 2 से। इसका मतलब ये संख्या 2 से क्या है? विभाजित है। क्या है? विभाजित है। तो ये भी किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी? भाई एक संख्या है 2b और एक संख्या है a स्क्वायर। अगर यहां 2 से गुना हो रहा है तो ये 2 से भागफल है, मतलब इसमें 2 से भाग चला जाएगा, सीधा सीधा सा बात है, क्योंकि 2 से गुना हो रहा है। किसी भी संख्या में 2 से गुना होता है तो इसका मतलब उसमें 2 से भाग भी चला जाएगा। ये इसकी संख्या बराबर है तो इसमें भी किससे भाग चला जाएगा? 2 से भाग चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। बी स्क्वायर 2 से कैसी है? भाज्य है या विभाजित हो सकती है। 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है या 2 से क्या हो सकती है? भाग जा सकता है 2 का उसमें, है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर 2 से विभाजित होती है, अतः ए स्क्वायर भी 2 से क्या है? विभाजित है। ये जो हम लिख रहे हैं परिभाषाएं, ये बहुत जरूरी है इन प्रकार के सवालों में, है ना? तो बी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है तो ए स्क्वायर भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। ठीक है। अब देखो, अगर ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है तो ए भी किससे होगा? 2 से विभाजित होगा। प्रमेय नंबर 1.3 तो लिखेंगे प्रमेय 1.3 से यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्या है? 2 से विभाजित है, तो ए भी किससे? 2 से विभाजित होगा। अपन की प्रमेय थी जो मैंने बताई थी ना 1/3, उसके अनुसार, है ना? उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई एक संख्या है, जैसे p है, वो ए स्क्वायर से विभाजित है, यानी ए स्क्वायर में भाग चला जाता है p का, तो p का भाग a में भी चला जाएगा। और यहाँ p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या। p की जगह यहाँ पर क्या है? 2 है। क्या है? 2, और 2 भी एक अभाज्य संख्या है। यदि 2 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है तो 2 का भाग ए में भी जाएगा ही जाएगा। आई बात समझ में? बहुत जरूरी लाइन है ये, हर सवाल में लिखनी है। √2 हो, √3 हो, √5 हो, ये फिक्स लाइन जो ये भी मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब में लिखना है। बस वहाँ 2 की जगह 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है। तो इसे यहाँ आप लिख देना है समीकरण नंबर 1, इस वाले को। अब देखो, जो ए स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है। किससे है? 2 से विभाजित। तो इसका मतलब ए जो है वो बराबर है किसके? 2c के। इसे लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। लिख रहा होगा? दिख रहा है ना 2c तक? नहीं दिख रहा? इसे थोड़ा सा और पीछे करके आपको ये 2c तक दिखा देते हैं, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये दिख गया। तो अब आप यहाँ सोच रहे होगे कि सर ये 2c कैसे आया, है ना? कि हमने 2c ही क्यों लिखा है? तो देखो, मैंने अभी अभी बताया कि ए स्क्वायर में भाग जा रहा है तो ए में भी जाएगा। तो ए में भाग जाएगा किसका? 2 का। ए में जब 2 का भाग जाएगा, चलो मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ए में भाग जा रहा है किसका? 2 का। तो कुछ संख्या तो आएगी ना, कुछ संख्या तो आएगी। हम उससे मान लेते हैं क्या आई? c आई। जब भाग जाता है तो एक संख्या भागफल अपने पास आता है ना, तो हमने वो भागफल है वो क्या मान लिया? c मान लिया। क्या मान लिया? c। तो जब a में 2 का भाग जाएगा तो c आएगा। अब मैं क्या करता हूँ? a का मान निकाल लेता हूँ तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 2c।
इसे मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर 2। जब 1/2 बराबर c है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2c। अच्छे से समझना, समीकरण 2 और समीकरण 1, तो मैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो यहां तो है 2b², यहां हो जाएगा 2c का स्क्वायर कर दो, 4c²। भाई a का मान है 2c, तो a² का मान कितना हो जाएगा, 4c²। अब दोनों में 2 से भाग जा रहा है तो मैं दोनों में 2 से भाग दे देता हूं। 2 से भाग देने पर ठीक है, 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा b² बराबर 2c²। अब देखो जैसे पहले यहाँ बन रहा था ना, अब ऐसे ही यहाँ बन गया है। थोड़ा सा अलग है, पहले 2 किसके साथ था, b के साथ था, अब 2 किसके साथ है, c के साथ है। तो जो ये लाइन यहाँ लिखी ना, अब वही की लाइन यहाँ की यहाँ लिख देंगे कि जो b² है भाई 2c से गुना हो रहा है इसका, ये इसके बराबर है, तो b² 2 से विभाजित है। क्या है, b² 2 से विभाजित है, तो b भी 2 से विभाजित होगा। फिर मैं 1.3 से विभाजित होगा, फिर मैं एक, या फिर पहले लिख देना, फिर मैं 1.3 के अनुसार यहाँ लिख देना ना, फिर मैं 1.3 के अनुसार b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो देखो यहां से हमने सिद्ध कर दिया था कि a जो है वो भी 2 से विभाजित है और b भी क्या है, 2 से विभाजित है। दोनों में a और b से विभाजित है, तो ये सिद्ध हो चुका है कि a और b दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्या नहीं हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः a एवं b अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्या नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो √2 एक क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने माना था वो क्या है, उसमें विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। तो a और b अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो सिद्ध होता है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दिख रहा है कंप्लीट नीचे तक? हाँ, √2 एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में? देखो एक बार फिर से समझो। √2 एक अपरिमेय संख्या ही हमें सिद्ध करना था, तो हमने क्या किया है, माना √2 एक परिमेय संख्या है तथा इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर जब हमने मान लिया है कि अपरिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √2 बराबर हो गया a/b, जहां a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं तथा अभाज्य संख्याएं। अब हमने इतना जो भी किया है ना, ये सिद्ध किया है कि ये जो a और b है अभाज्य संख्याएं नहीं है। देखो a में भी 2 से भाग चला गया और यहाँ b में भी 2 से भाग चला गया। तो जैसे ही a और b में 2 से भाग गया तो हमें पता चल गया a और b अभाज्य संख्या नहीं है। तो सिद्ध होता है √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अतः जो हमने पहले माना था ना, वो क्या था, विरोधाभास था। तो अतः √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो मैं करता हूं उदाहरण नंबर 9।
यहां बस √2 की जगह क्या आ जाएगा, √3। √2 की जगह क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही करना है कि माना जहां जहां √2 है वहां √3 लिख देते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आगे बात समझ में? तो √3 a/b लिख दिया, जहां a व b पूर्णांक है तथा अभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल सेम टू सेम दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब √3 का वर्ग करेंगे तो यहां कितना आएगा, 3 आएगा। और बिल्कुल ऐसे कैसे चलेगा, a²/b²। यहां 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब b² में 3 से गुना हो रहा है तो इसका मतलब इसमें 3 से भाग जाएगा, तो इसमें भी किससे भाग जाएगा, 3 से भाग, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। कैसी हैं, बराबर। तो यहां भी लिख दो 3। b² 3 से विभाजित होती है, अतः a² भी किससे, 3 से विभाजित होगा। फिर मैं 1.3 से यदि a² 3 से विभाजित है तो b भी, तो a भी 3 से विभाजित होगा। और यहां लिख देंगे a/3c। अगर a का भाग 3 में देंगे तो कुछ नहीं बार जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, c बार जाएगा। अब इस 3 को यहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 = 3c। कितना हो जाएगा, 1 = 3c। 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहां 3b² है, यहां कितना है, 3b², और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9c², 9c²। कितना हो जाएगा, 9c का वर्ग। अब 3 से भाग देने पर, किससे भाग दे देंगे, 3 से भाग देने पर, तो यहां आ जाएगा 3c²। ठीक है, दोनों तरफ 3 से भाग दिया तो यहां 3 से आ गया। b² 3 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो b भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अतः a और b अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, तो सिद्ध होता है √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अतः √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आ गई ना बात समझ में? तो √2 और √3 में कोई भी अंतर नहीं है। आगे √5 हो चाहे √7 हो, किसी में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण में √2 और √3 है, एक सवाल है पहला ही पहला √5, तो वो आप करने का कोशिश करना, हो जाता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। इनमें भी अगर कोई दिक्कत है, जो चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल हैं √2, √3 और √5। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना एक उदाहरण नंबर 9। ठीक है, तो अब मैं ये मिटा देता हूँ। ये थ्योरी याद कर लेना, बिल्कुल सब में सेम टू सेम लिखी जानी है। ठीक है, तो उदाहरण 9 हो गया। अब है उदाहरण 10वां और 11वां। 2 उदाहरण और हैं छोटे छोटे से, इनको भी हम फटाफट कर लेते हैं। कि दर्शाइए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 10वां उदाहरण है, दर्शाइए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना, सबसे पहले क्या करेंगे, माना हल है ये 5 - √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो 5 - √3 बराबर क्या है, a/b। और यहां लिखना है a व b
पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं तथा अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं? अभाज्य। कैसी हैं? अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, या हम इनको और क्या बोल सकते हैं? हम इन्हें बोल सकते हैं सहभाज्य। कैसी? सहभाज्य संख्याएं। अभाज्य की जगह पिछले में भी और यहां भी हम सहभाज्य लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सहभाज्य। एक ही बात है। देखो सहभाज्य से क्या मतलब है, अभाज्य और सहभाज्य में क्या मतलब है। देखो अभाज्य का मतलब तो ये है कि खुद के और एक के अलावा किसी और से भाग ना जाए, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। और सहभाज्य संख्या हैं जिनमें जैसे a और बटे b है ना, दोनों में किसी एक नंबर से यानी कि समान नंबर से भाग नहीं जाना चाहिए। किससे? समान नंबर से भाग नहीं जाना चाहिए। ये होती हैं सहभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या में भी वैसे एक ही बात है, 2 है जो, 3 है, 5 है, ये सब कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। लेकिन यहाँ जो है किताब में चल रहा है सहभाज्य। क्या चल रहा है? सहभाज्य। तो जहाँ मैंने वो अभाज्य लिखा था ना ऊपर, उसको सहभाज्य लिख लेना ना। तो क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं a और b। सहभाज्य यानी कि जिनमें दोनों में एक ही नंबर से भाग नहीं जा सकता हो, है ना। कैसी संख्याएं? सहभाज्य संख्याएं। अब वही पश्चानांतरण कर देते हैं। √3 बराबर ये हो जाएगा, मैं 5, देखो √3 को तो इधर भेज देता हूँ, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस a बटे b। क्या है? 5 माइनस a बटे b। अब देखो √3 के ये बराबर है, किसके है? √3 के बराबर है। ठीक है, तो हमने जो माना था, ये ढंग से समझना, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इतना ही करना है इसमें, बस अब नीचे क्या करना है? लिखना पड़ेगा हमको। वो ही लिखेंगे ना जो हम अब हिंदी में जो भी, वो ज़रूरी चीज़ है। इसमें क्या है, जितनी भी ये परिभाषा है ना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत छोटा सा है, देखो केवल पश्चानांतरण करना पड़ा और ये काम यहाँ पर अपना हो चुका है, ख़त्म। अब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि a व p कैसी हैं? पूर्णांक हैं। ठीक है, a और b कैसी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। यदि a व b पूर्णांक संख्या है तो 5 माइनस a बटे b कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। आई बात समझ में? ये पूर्णांक के तो 5 में से कुछ पूर्णांक माइनस हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या आ जाएगी, सीधी सी बात है। और यदि अगर 5 माइनस 1 बटे परिमेय संख्या है तो √3 भी कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। भाई इसके हिसाब से तो यही होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर ये परिमेय है तो ये भी कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी ना। बट हमें पता है, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे, परंतु इसमें इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इसका इस कथन में, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी, विरोधाभास होता है। विरोधाभास क्या होता है? क्योंकि ये तो हमें पता है अपरिमेय संख्या है और हमने यहां लिख दिया परिमेय संख्या है, तो ये विरोधाभास हो गया। क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। ठीक है नहीं, यानी कि ये बात विरोध करती है इसका, यानी कि गलत है। क्या है? गलत है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये विरोधाभास होता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः
जो हमने पहले कल्पना की थी ना कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ। यानी कि जो अपने कल्पना की थी ना वो गलत थी कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब ये सिद्ध हो चुका है कि ये कैसी संख्या है, तो निष्कर्ष निकलता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो ये मैंने जैसा किताब में ना उसके हिसाब से लिखाया है। चाहो तो आप सीधा सीधा शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे कि a - b एक पूर्णांक संख्या है, तो 5 - a/b भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 5 तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने कल्पना की थी गलत है कि √5 - 3 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, इसको पहले परिमेय माना, इसको a/b के रूप में लिखा। अब जो भी यहाँ ये ना √3 इसको तो यहाँ रखना है और इसका पश्चान्तरण कर देना है दूसरी तरफ, यानी इसको इधर भेजा, इसको इधर भेज दिया। आई बात समझ में। तो ये जो संख्या है अगर ये अपरिमेय है तो ये भी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दोनों अपरिमेय संख्याएं और ये दोनों बराबर हैं तो ये संख्या भी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस ये इसको अच्छे से पढ़ना है और इसे याद कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चनों में सेम ऐसे ही चलेगा। जैसे अगला उदाहरण है ना 11वां, वो कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी से काम चल जाएगा। तो बस यहाँ ऐसे लिख देते हैं, माना 3√2 एक अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या है, तो 3√2 बराबर a/b होगा। वही a/b पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करना है, पश्चान्तरण कर देंगे। किसका, √2 को रखना है, 3 का पश्चान्तरण करेंगे। तो √2 बराबर, तो ये 3 यहाँ गुना में तो यहाँ भाग में आएगा, a/3b। कैसा आ जाएगा ये, a/3b के रूप में आ जाएगा। अब जैसा ये लिखा हुआ है ना, बिल्कुल इसे ऐसा कैसा ही लिखे रहने दो, बस ये नंबर बदल दो कि यदि a/b पूर्णांक संख्या है तो a/3b परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु इसका इस कथन में विरोधाभास होता है। √2 एक परिमेय संख्या है, हमें पता है ना अपरिमेय संख्या है √2, पहले ही सिद्ध कर चुके हैं हम। अतः यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये लाइनें जो है ना सब में फिक्स चलेंगी, तो ये हमको याद कर लेनी है, बस केवल नंबर बदले और अपना हल हो गया। अच्छी तरह करने हैं इनको ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैंने आज करा है। आज के लिए केवल इतना ही है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। आई ना बात समझ में, कोई भी कैसी भी दिक्कत हो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन के हिसाब से, बहुत अच्छी। ये एक्सरसाइज जो है इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा ना, √2, √3 या √5 में से कुछ ना कुछ। थैंक यू।